स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एवरग्रीन एकेडमी चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर की क्लासेस जो है कॉलेजों में स्टार्ट हो गई हैं, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। इसलिए मन में कुछ शंकाएँ चल रही हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो अभी कल बीए सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टैट्स का जो आपका बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आता है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका, वो सब देखा जाएगा। और किस पेपर से कितना नंबर का आता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है और क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जैसा हमने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था कि जैसे 2 पेपर होता है और सब्जेक्ट में आप देखते हैं 3 पेपर होता है, इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस अभी तक आप बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़े थे पेपर फर्स्ट में, और कुछ पार्ट उसका जो है यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, जैसे फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और ये सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज आपको बता दे रहे हैं कि क्या कैसे आपको पढ़ना है। जैसे देखिए कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आपका अगर आप नंबर में देखेंगे तो टोटल जो है 50 नंबर का आपका पेपर होगा, और इस 50 नंबर में जो 4 यूनिट बटी हैं, हर यूनिट से बराबर क्वेश्चंस आएंगे और हर यूनिट से जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स भी बराबर रहेंगे। और इस पेपर में आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, यानी कि आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पर आप जो है टोटल थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यूनिट का नाम ही फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि रैंडम सैंपल फ्रॉम ए गिवन पीडीएफ और पीडीएफ और पीएमएफ आप बीएससी फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़े हैं कि पीडीएफ क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हम उसको फंक्शंस के रूप में उसका यूज कैसे करते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। और फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि इन पर बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। अगर आप इसको अच्छे से जो है कवर करेंगे तो आगे यूनिट्स में जो आप पढ़ेंगे, जैसे सेकंड यूनिट आप देख रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सैंपल पर बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सैंपल क्या होता है कि सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे, पूरा सैम्पलिंग थ्योरी उसमें है। तो सैम्पलिंग पर बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो आपको सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं, जिसमें आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, डेरिवेशन ऑफ काई स्क्वायर, टी, एफ एंड जेड डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाप्लास डेंसिटीज, बायनोमियल एंड पॉइसन इंडेक्सेस एंड डिस्पर्सन, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, और यहाँ से काई स्क्वायर, टी, एफ और जेड के क्वेश्चन और एफ के क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन काई स्क्वायर, टी, बीटा और गामा इन सब डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन आपको भर के मिलेंगे, और पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट आपकी है एस्टिमेशन थियरी। थर्ड यूनिट आपकी एस्टिमेशन थियरी है। एस्टिमेशन थियरी क्या होता है कि कोई चीज़ आप एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेशन थियरी मतलब कि कोई चीज़ आप एस्टिमेट करें, जैसे आप रियल लाइफ में भी करते होंगे कि एक एस्टिमेशन मतलब कि अंदाज़ा लगाना। आप अंदाज़ा लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले कि आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो एस्टिमेशन थियरी बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो आप हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हाइपोथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ बोल देते हैं। जैसे आप कोई कथन रख दिए, कोई बात बोल दिए, अब आपको उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पे इन्फ्रेंस में टेस्ट करेंगे, और उसमें फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूडिंग पावर ऑफ फंक्शन, यानी कि पावर फंक्शन क्या होता है आप पढ़ेंगे वहाँ पर, और पी वैल्यूज़ क्या होती हैं इसका आप बहुत यूज करेंगे। पी वैल्यू आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि आगे भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पी वैल्यू क्या होती हैं। नीमान एंड पियर्सन लेम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या 5 नंबर में हमेशा आता है कि नीमान और पियर्सन लेम्मा जो है ये पूछता है आपसे, स्टेट एंड प्रूफ नीमान पियर्सन लेम्मा। और इसमें आपका मोस्ट पावरफुल एमपी टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यानी कि यूएमपी टेस्ट आपसे पूछेगा।
एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर, हमने पहले ही बताया था ना कि ऊपर जो आप काई स्क्वायर टी और एफ पढ़ रहे हैं, इन सब का यूज यहाँ पर है। काई स्क्वायर टी और एफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट बेस्ड ऑन द बायनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बायनोमियल और नॉर्मल जो आप ऊपर फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं वो सारे यूज यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये चौथी यूनिट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बीच में आपका है एस्टिमेशन थियरी में आप देख रहे हैं कि सफिशिएंसी है, फैक्टराइजेशन थियरम है और कंसिस्टेंसी है, द बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी ऑफ WLN यानी कि बीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। ठीक है, तो सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थियरम, कंसिस्टेंसी, ये सब के सब क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। जो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं वो सब की सब क्या है कि प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बताता है कि कोई आप सैंपल ड्रा कर रहे हैं तो क्या वो सैंपल जो है पॉपुलेशन को जो एस्टीमेट कर रहा है वो पूरी तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं टेस्टिंग की, जिसमें सफिशिएंसी है, फैक्टराइजेशन थियरम है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेस थियरम, जैसे कंफर्म था कि वो पेपर में आता ही है, सेम इसी तरीके से एस्टिमेशन थियरी में आप मान के चलिए कि फैक्टराइजेशन थियरम, या तो थियरम पूछता है आपसे या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फैक्टराइजेशन थियरम होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट इसका प्रूफ आता है, या तो फिर क्वेश्चन आपसे आएगा कि सफिशिएंसी या फिर अनबायसनेस दिखाने के लिए आपसे पूछेगा फैक्टराइजेशन थियरम के द्वारा आप उसको प्रूफ करिए। फिर कंसिस्टेंसी, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। और आगे आपका बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी ऑफ WLN यानी कि बीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, यहाँ से पूछता है WLN के क्वेश्चन आते हैं। जहाँ भी आएंगे आगे आप कोई कंपटीशन देंगे स्टेट से तो वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WLN के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे चलते बर्नौली थियरम एंड CLT, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। CLT सेंट्रल लिमिट थियरम, ठीक है, बर्नौली थियरम और सेंट्रल लिमिट थियरम फॉर IID बैरियर्स और अनबायसनेस के लिए देखते हैं। यानी कि CLT का और बर्नौली थियरम ये सब यूज करेंगे किसके लिए, अनबायसनेस चेक करने के लिए। फिर एस्टिमेशन मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन यानी कि MLE आपको पढ़ना है। और फिर आपको मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ने, यानी मोमेंट्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से मोमेंट्स का एस्टिमेशन किया जाता है, क्योंकि हमने पहले ऊपर बता दिया कि फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो कि फर्स्ट ईयर में आप बहुत थोड़ा पढ़े थे, सेकेंड ईयर में उसका एक्सप्लोर किया गया है। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स आपको पढ़ना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आपको पढ़ना है, MLE पढ़ना है, WLN जो कि बीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। ठीक है, CLT सेंट्रल लिमिट थियरम ये आपको पढ़ना है। और ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं ये पेपर आपको जब कोई आप कंपटीशन देने जाएंगे तो इन्फ्रेंस से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। बेस आपका यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि इन्फ्रेंस का जो बेस है वो BSc सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट होता है। तो आप एकदम से फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि अगर आप स्टैट्स लेकर के फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और स्टैट से ही आपको मास्टर्स करना है, ऐसा कुछ अगर सोच रहे हैं हम, तो आप ये फर्स्ट ईयर का आप छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़े तब भी ठीक है। सेकेंड ईयर से आप एकदम सीरियस हो जाइए, क्योंकि सेकेंड ईयर से चीज़ें अब जो है थोड़ा सा सही स्टैट्स अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन अब सेकेंड ईयर से क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहली बार मिलेंगी। हाँ, जो आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़े थे उससे रिलेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से नया ही आ जाएगा, लेकिन अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पेपर को खूब अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और एक एक पार्ट हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा और यूनिट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चंस हमेशा बराबर रहेंगे, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि हमेशा एकदम हर यूनिट को बराबर वेटेज दे करके हमको पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट के लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा होगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखो, ये पेपर फर्स्ट मान लो है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होंगे। ठीक है, साथ में एक आपका प्रैक्टिकल होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। यूनिट आपकी है फर्स्ट यूनिट, यानी कि 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट्स हैं। इसमें भी पेपर सेकंड में भी 4 यूनिट हैं। ठीक है, और इन सब यूनिट से जो मार्क्स आएंगे सब में बराबर आएंगे, यानी कि 50 नंबर का आपका 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और 50 मार्क्स का दूसरा पेपर भी होता है। यानी कि
दोनों पेपर जो है 50-50 नंबर के होंगे, ठीक है। और हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आएंगे। हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर का पेपर दे लिए हैं, अब देख लिए होंगे कि पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें आप देखते हैं कि 2-2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो आखिरी के 2, 3, 4 यानी कि बाकी जो होते हैं 5 क्वेश्चन, वो सब के सब क्या हैं, सब के सब आपका 10 नंबर के आते हैं। टोटल कितने नंबर के आएंगे? टोटल 10 नंबर के वो आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हर यूनिट को बराबर वेटेज दे करके पढ़ना है। 10-10 नंबर के आएगा और 2 नंबर के, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट रहेंगे, सेकंड क्वेश्चन में 10-10 नंबर का आपका रहेगा। तो इसमें आर पार्ट रहता है, यानी कि आप देखें फर्स्ट ईयर का पेपर आप देख चुके होंगे कि सेकंड क्वेश्चन में आर पार्ट रहेगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन में। सिमिलरली आपको सेकंड पेपर में भी 4 यूनिट है, ठीक है। चारों यूनिट को आपको बराबर वेटेज दे के पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो सेकंड पेपर आप पढ़ेंगे वहाँ से प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं। जो आप 8-10 प्रैक्टिकल करेंगे बीएससी सेकंड ईयर में, सारे के सारे प्रैक्टिकल आपका सेकंड पेपर से ही पूछे जाते हैं। 1-2 प्रैक्टिकल हो सकता है आपका इन्फ्रेंस से रहे, बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल जो है आपका यहाँ से रहेंगे, ठीक है। अभी हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर का, तो वहाँ आपको बता देंगे किस यूनिट से कहाँ से कौन सा प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब के सब क्या हैं, 10 नंबर के रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का। तो 50 नंबर यहाँ से और 50 नंबर यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ से, टोटल 100 मार्क्स के आपसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला करके होना है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड पेपर में क्या आपसे पूछेगा और किस तरीके से यूनिट्स हैं। यहाँ देखिए, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया। देखिए बुक हम डिस्कस कर देंगे अभी बाद में। पहले ही आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बुक लिए थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लिए थे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब आपको फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स लेना है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें जो चारों यूनिट है सब की सब आपका बीएससी सेकंड ईयर की उसी बुक से मिल जाएंगी। फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आप जाकर के दुकान पे बोलेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ बुक्स दी गई हैं जिसको आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, पियर्सन एंड एडवर्ड की, ये सब आपको नहीं, क्योंकि अभी जब बेसिक्स है आपको, बेसिक में आप वही बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बुक लिए थे उसी को आप कैरी ऑन करिए, उसी को पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया है। इन्फ्रेंस पूरा का पूरा आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ही। हाँ, अगर और भी बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुक आपको जो है रिकमेंड करेंगे कि वो बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड पेपर आपका देखिए पहले से ही अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें आपकी पहली यूनिट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हमने पहले बताया कि सैम्पलिंग थियरी आपको अच्छे से पढ़ना है बीएससी सेकंड ईयर में। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप कोई आईएसएस को टारगेट करके बीएससी स्टैट्स लिया होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पेपर जो है बहुत कंट्रीब्यूट करता है। सैम्पलिंग थियरी से क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो आप थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि सैम्पलिंग थ्योरी जो आप पढ़ेंगे वो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में आपके काम आएगी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जो सैंपल सर्विस, देखिए इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है कि सैम्पलिंग होती क्या है, एक्चुअली सैंपल होता क्या है। आप देखिए कोई भी काम करने आप जाते हैं तो जहाँ पर बल्क में आपको, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं, ठीक है, तो दुकान में आप देखते हैं हज़ारों पैंट शर्ट रखा हुआ होता है। उसमें से आप क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमको इस कलर का, देखिए कोई भी आप कलर पहले से चूज़ करके जाते हैं कि ब्लू या ब्लैक में आपको पैंट चाहिए होता है, ठीक है। तो आप उस कलर का बोलते हैं, तो उस कलर में भी आप देखते हैं कि 50 जीन्स आपके सामने ला करके वो पलट देगा। उसमें से आप 1-2 उठाते हैं, ठीक है, और उसमें से 1-2 उठाने के बाद या फिर आप कंपनी का नाम बता देते हैं कि हमको इस फला कंपनी का जो है जीन्स चाहिए या कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार उस कंपनी का कपड़ा लाता है। ये जो प्रक्रिया है, जो ये काम आप कर रहे हैं,
इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, इसी को सैम्पलिंग बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर बल्क में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उसमें से 1-2 ले करके और उस बेसिस पे आप बोल दे रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन, यानी कि जो उसकी दुकान है वो यहाँ पे पॉपुलेशन है, और जो है पूरा जो आप 1-2 आर्टिकल ले करके और उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ कपड़ा, क्योंकि आप देखते हैं आप किसी दुकान पे जाते हैं और एक बार अगर आपको अच्छा कपड़ा मिल जाता है तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं कि उस दुकान पे चले जाओ, वहाँ पर बढ़िया कपड़ा आपको मिल जाएगा। कैसे बोले, क्योंकि आप हज़ारों जीन्स उसके पास थे, हज़ारों कपड़े थे, सब तो आप नहीं पहने हैं, सिर्फ एक ही पहने हैं, लेकिन वही एक पहन के आप बता दिए कि उसकी पूरी की पूरी दुकान बहुत ही अच्छी है। यह जो फिनोमेना है इसी को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग थियरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको पढ़ना है कि सैंपल सर्वे होता क्या है, और सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन, यानी कि ये क्या होता है कंप्लीट एनुमरेशन, मतलब कि पूरा का पूरा, जैसे आप जो है कपड़ा लेने गए हैं तो दुकान में सिर्फ 1-2 जीन्स लेकर के अगर आप जो है पूरा बता दे रहे हैं कि ये दुकान बहुत अच्छी है तो उसको सैम्पलिंग करेंगे या सैंपल सर्वे कहेंगे। ठीक है, और अगर एक जीन्स आप देख रहे हैं उसके बाद उसके बेसिस पे आप बता रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एनुमरेशन कहेंगे। ठीक है, फिर नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर जब हम लोग पढ़ाएंगे तो अच्छे से कवर करेंगे। सैंपल लेने से पहले के जो एरर होते हैं, ठीक है, उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे, यानी कि जो पॉपुलेशन में ही पहले से पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर बोलेंगे। और जो सैंपल लेने के बाद जो सैंपल में एरर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजहें होती हैं सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर की, वो सब भी देखा जाएगा। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे आप सैंपल ड्रा किए, ठीक है, कोई दुकान पे आप गए और वहाँ से एक आर्टिकल लिए और उसके बाद जो है या एक जीन्स या एक शर्ट लिए, उसको चेक करने के बाद अगर फिर से उसी लॉट में आप रख दे रहे हैं, यानी कि जहाँ से वो दुकानदार आपको दिखा रहा है फिर से वहीं रख करके फिर से उसी में से एक जीन्स निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। यानी आपने सैंपल निकाला, उसको चेक किया, सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आपने दोबारा उसी में रख करके फिर से वहीं से एक जीन्स उठाया, उसको क्या बोलेंगे, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको बोलेंगे विद रिप्लेसमेंट। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आप जीन्स देखे वो आपको नहीं सही लगा तो उसको काउंटर पे दूसरी साइड रख करके फिर बोलते हैं कि भैया दूसरा कोई दिखाइए। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट के बिना। फिर क्या है, आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट्स से पढ़ना है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि पहले आप स्टेटाज में डिवाइड करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि जो आपका डेटा होता है 2 तरीके का, एक होमोजीनियस डेटा और एक हेट्रोजीनियस डेटा, 2 तरीके का डेटा होता है। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग प्रोसीजर हम लोग करते हैं, जो सैंपल सर्वे करते हैं, बेसिकली वो कोशिश यही की जाती है कि जो डेटा हो आपका होमोजीनियस डेटा हो। अगर होमोजीनियस डेटा होगा तब आप सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग एरर जो है बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले होमोजीनियस बनाने के लिए स्टेटा में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि डेटा को होमोजीनियस बनाने के लिए अलग अलग स्टेटा में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्या एडवांटेज होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के, यानी कि जो आप स्टेटाज में डिवाइड करते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है। फिर आपको पढ़ना है मेथड ऑफ एलोकेशन। ठीक है, इसमें एलोकेशन किस तरीके से आप करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का, और यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेटिफाइड बढ़िया होता है या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बढ़िया होता है। ठीक है, सेकंड यूनिट में यूजेज ऑफ ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग अभी आप ऊपर 2 पढ़ चुके हैं, और नीचे फिर से सेकंड यूनिट में भी आपको 2 सैम्पलिंग पढ़ना है, एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है और एक क्लस्टर सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्यू में खड़ा हुआ है, यानी कि लाइन में खड़ा हुआ है, और उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करें और बाकी सब अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मतलब क्या हुआ कि कोई एक आर्टिकल आप जो है सेलेक्ट करें और उसके बेसिस पे सारा का सारा पीछे का सेलेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कहने का मतलब कि जो क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन कुछ ऐसी है जो कि क्लस्टर के द्वारा है, यानी कि गुच्छे में है, ठीक है, कुछ इतना कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ है, वो क्लस्टर के टाइप का है। अगर ऐसे टाइम पे आपको ऐसे पॉपुलेशन में सैम्पलिंग करना है तो उसको क्या बोलेंगे,
क्लस्टर सैम्पलिंग बोलेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमको क्लस्टर सैम्पलिंग करना पड़ता है और क्या क्या इसके जो है साइंस होते हैं कि हम किस बेसिस पे कहते हैं कि यहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे, किस बेसिस पे कहेंगे कि यहाँ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, आगे थर्ड यूनिट आपको पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC, जो कि ISS में भी आपका ये ऑप्शनल पेपर में रहता है SQC। ठीक है, तो अगर आप कोई ISS के लिए अभी से अगर मान लीजिए पढ़ना चाह रहा हो तो BSc सेकेंड ईयर में खूब अच्छे से इस पार्ट को भी उसको पढ़ना पड़ेगा। और क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर जो है आप यूज करते हैं, ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं कि कोई बढ़िया का, जैसे अगर फ़ोन आप यूज कर रहे हैं तो अगर कोई बोल दिया कि एप्पल का फ़ोन है तो आपके मन में पहले से आ जाता है अरे एप्पल का फ़ोन है तो अच्छा ही होगा। कैसे? क्योंकि एप्पल ने अपनी जो भी मतलब कि जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वालिटी कंट्रोल में किस, जैसे आपको कल इंडस्ट्री एरिया में जाना है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, तो इसका यूज आप करेंगे। कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में आपको अगर लगाया गया है काम करने के लिए, तो जो कंपनी का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो कंज्यूमर की ज़रूरत है, यानी कि जो जिसको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे तब जा कर के आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बिकेगा। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उस सब को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वालिटी कंट्रोल नाम से चैप्टर ही है। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए हमने पहले बताया कि इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल रिसर्च और प्रैक्टिस में इसका यूज। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स एंड लॉट क्वालिटी करस्पॉन्डिंग टू विजुअल गॉगिंग, तो किस तरीके से स्पेसिफाई करना है आपको कि इसकी क्वालिटीज़ को मेंटेन किया जाए। ठीक है, काउंट एंड मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, कितने तरीके के इंस्पेक्शन आप करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाट इज टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, तो टॉलरेंस लिमिट मतलब कि आपकी क्षमता, टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्षमता है, कितनी आपकी क्षमता है। जैसे आप 1 मिनट के लिए, जैसे आप सामान, कोई भी सामान लेने गए हैं, ठीक है, जैसे एक पेन खरीदने गए हैं, पेन का पैकेट आपने लिया, उस पैकेट में 10 पेन है, तो आप पहले से ही मन बना के गए कि अगर 10 पेन में से कोई एक पेन ख़राब हुई तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लें, यानी कि उसको पूरा का पूरा पैकेट खरीद लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप दुकान पे गए तो आप देख रहे हैं कि एक की बजाय क्या है, 2 पेन ख़राब है वहाँ पर। ठीक है, तो पहले से आप सोच के गए थे कि 1 पेन, लेकिन वहाँ पर 2 पेन ख़राब हुआ, तो उस केस में अगर आप उसको ले रहे हैं, यानी कि तब भी पैकेट को ले रहे हैं, तो आपकी टॉलरेंस लिमिट क्या हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से अगर 3 खराब फिर भी ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, टॉलरेंस लिमिट आपकी 3, यानी कि सहने की जो क्षमता है आपकी, कितना उसमें कितना ख़राब प्रोडक्ट आया है और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, टॉलरेंस लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो टॉलरेंस लिमिट आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद जनरल थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट्स पढ़ने जिसके बेसिस पे कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो हम लोग 2 तरीके के पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे उसमें हैं सारे चार्ट बताए गए हैं। तो जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जब उसको हम चार्ट पे, क्योंकि आर पे आपको काम करना है, आर पे हमको प्लॉट करके इसको दिखाना भी रहेगा, यहाँ से प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो आप देखेंगे कि जब जो भी आर्टिकल्स हैं, जब उसको आप सैंपल्स को जब ड्रा करते हैं एक चार्ट के रूप में, तो कोई सैंपल जो है लाइन से बाहर हो जाता है, जहाँ पे आपको 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट आगे पढ़ना है। ठीक है, तो वो कंट्रोल लिमिट, जो एक कंट्रोल लिमिट होती है, उसके अगर बाहर प्रोडक्शन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो सही दिशा में नहीं, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो कंट्रोल चार्ट्स के द्वारा हम ये चेक करते हैं एंड काजेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी, किन किन वजहों से, किन किन कारणों से जो है हमारा ये वेरिएशन पाया जा रहा है इस क्वालिटी में। कंट्रोल लिमिट्स क्या होती है, हमने पहले बताया कि 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हमेशा यूज़ की जाती है। सब ग्रुपिंग, यानी कि जो सैंपल्स उसको ड्रा करेंगे उसको किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे। फिर समरी ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया, यानी कि जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो आप चार्ट प्लॉट करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि आप कंट्रोल लिमिट से बाहर चले जाएंगे या कंट्रोल लिमिट में ही सारे पॉइंट आएंगे, तो किसी एक ही पार्ट में चले आएंगे, वो सब देखना है हमको कि उसका क्या मीनिंग होती है। तो समरी ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया, उसको कैसे चेक करेंगे। फिर चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, यानी कि चार्ट एट्रीब्यूट के लिए आपको चार्ट प्लॉट करने, जिसमें आपका NP चार्ट है,
पी चार्ट है, सी चार्ट है, चार्ट फॉर वेरिएबल्स है जिसमें आपको एक्स एंड आर चार्ट, ये सब रेंज के लिए होते हैं। एक्स और आर चार्ट क्या बोलते हैं, वेरिएशन के लिए, वेरिएबिलिटी के लिए बताते हैं कि कहाँ पर हमको एक्स चार्ट यूज़ करना है, कहाँ पर आर चार्ट यूज करना है, उसको देखेंगे हम लोग। फिर डिजाइन ऑफ एक्स एंड आर चार्ट वर्सेस पी चार्ट्स, क्यूमुलेटिव सम चार्ट और जिसको सी चार्ट भी बोलते हैं, और वी मास्क। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इसका सेकंड देखिए, एक पार्ट तो आपका ये हो गया इसी यूनिट का। सेकंड पार्ट आपका यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्रॉब्लम, यानी कि जैसे आपका प्रोडक्शन पहले जब अभी क्या था कि अभी जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं तब क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है और कैसे पता पाएंगे। अब एक टाइम आएगा कि आपका प्रोडक्ट बन गया, अब उसको आपको मार्केट में लेके जाना है, ठीक है। तो दो तरीके से इसमें देखो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो जब कोई काम हो रहा है तो काम होते टाइम ही उसको बना लिया जाए, एक तो हो गया। दूसरा क्या है कि काम होने के बाद, ठीक है, उसमें क्या क्या मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे कोई घर होता है, घर बन रहा है, तो हम लोग क्या सावधानियाँ बरतते हैं, शुरुआत में ही कोशिश करेंगे खूब अच्छी क्वालिटी का सीमेंट उसमें यूज किया जाए, मोरंग यूज किया जाए, ठीक है, कंक्रीट यूज किया जाए। तो अपने बेसिस पे हम कोशिश वहाँ करते हैं कि खूब अच्छी क्वालिटी का सब यूज करें और खूब अच्छे से बनाएं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं, 100% परफेक्शन हमको नहीं मिल पाता है। फिर हम क्या करते हैं कि घर के बन जाने के बाद, ठीक है, उस पर जब प्लास्टर लगने लगता है या फिर जब चूना मारते हैं तो फिर उन सब जगहों पर भी ध्यान देते हैं कि जहाँ कुछ अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है हमको, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज़ स्टैट्स की भाषा में बताया जाता है कि पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्शन होते टाइम ही आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुधार लिया जाए। अगर वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जा रही, नहीं हो पा रहा है सुधार, तो बनने के बाद हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान्स लगाते हैं कि यानी कि जो प्रोडक्शन बन गया है उसमें अगर कुछ ख़राब चीज़ें, जैसे सब्जी का उत्पादन होता है, सब्जी मान लीजिए कि मार्केट से सब्जी लेने आप गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक बार कोशिश यही करते हैं कि दुकान पर ही जो है, जैसे आलू लेने आप गए हैं और दुकान पर ही आप क्या करें, आलू अच्छे से छाँट करके ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से लेकर के आप जब वहाँ पर ले रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आप वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलेशन से जब आप ले रहे हैं तभी अच्छी क्वालिटी के आलू लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकर आने के बाद, अगर घर पर लाने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें से एक ख़राब निकल गई, तो क्या करते हैं, उसको भी फेंक देते हैं, ठीक है, ताकि और ना ख़राब हो। तो ये सेकंड पार्ट आपका यही होता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉट एक्सेप्टेंस। फिर स्टिपुलेशन ऑफ गुड एंड बैड लॉट्स, यानी कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की लॉट है और कौन सी बैड क्वालिटी की लॉट है, इसको चेक करते हैं हम लोग। एंड प्रोसीजर एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, ये 2 नंबर में पूछता है आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर, या फिर डिफिनीशन ही पूछ लेता है, डिफाइन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर रिस्क, ठीक है। फिर सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान, यानी कि सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे अगर किसी पॉपुलेशन को या फिर किसी सैंपल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सैम्पलिंग प्लान। लेकिन अगर आप 2 सैंपल के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डबल सैम्पलिंग प्लान। यानी कि कोई एक सैंपल है और आपने उसको ड्रा किया, उसके बेसिस पे आप बोल दी हाँ ये पूरा का पूरा सामान सही है, तो उसको सिंगल सैम्पलिंग प्लान कहेंगे। लेकिन अगर आप एक सैंपल से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो दूसरा सैंपल भी आप ड्रा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डबल सैम्पलिंग प्लान बोलेंगे, ठीक। फिर देयर ओसी फंक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ए इक्वल एवरेज क्वालिटी लेवल, ठीक है। एलटीपीडी आपको पढ़ना है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल आपको पढ़ना है। एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन एंड एएसएन, यानी कि एवरेज सैम्पलिंग, एएसएन का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या फिर एएसएन नंबर क्या होता है उसको आपको पढ़ना है। तो एवरेज सैंपल नंबर या एवरेज सैंपल नंबरिंग फंक्शन, इसको आपको पढ़ना है। एंड रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान्स, तो इस पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ से देखिए आपको यहाँ से प्रैक्टिकल भी आएगा, मिनिमम 2 से 3 प्रैक्टिकल यहाँ से पूछा जाएगा ये क्वालिटी कंट्रोल से। और जो ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल आपका यहाँ से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हो जाता है और एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका आएगा कि आपको शो करना रहेगा कि सैम्पलिंग वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है, उसको आपको दिखाना है कि वो अनबायस्डनेस है। या फिर मीन के लिए आता है कि दिखाइए कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है, यानी कि जो एस्टिमेशन है सैंपल मीन का वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है। 10 नंबर में क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर 2 नंबर से क्वेश्चन, और 10 नंबर में आपको क्या पूछेगा
कि क्या होता है, वेरिएंस आपसे पूछेगा और कहेगा कि सैम्पलिंग मीन या सैम्पलिंग वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, और सब आपको मिलेगा उसमें जब आप यूज करेंगे। सेकंड बुक जो हमने आपको बताया कि फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो आपको अभी हम दिखा देंगे बुक भी। तो इसमें उसके बाद जो है इसमें रेशियो और रिग्रेजन आपको पढ़ना है, ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन और सिस्टमेटिक और क्लस्टर, सेम जो आप फर्स्ट यूनिट में देख रहे हैं सिस्टमेटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी वही होगा। प्रैक्टिकल यहाँ से भी आते हैं, यानी कि पहले यूनिट से आपका मिनिमम 2 प्रैक्टिकल हो गया, दूसरी यूनिट से आपका 2 प्रैक्टिकल हो गया, 4 प्रैक्टिकल यहाँ से हो गया। उसके बाद इसमें क्वालिटी कंट्रोल में आपका जो है 3 प्रैक्टिकल यहाँ से आपका आ जाता है। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिकल यहाँ से हो गया, 4, 3, 7 या 2 भी पूछ सकते हैं, हो सकता है 3 भी आ जाए। तो जैसा कॉलेजों के ऊपर होता है या यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कौन प्रैक्टिकल करा रहा है। ठीक है, कुल मिला के रहना ज़रूर है, प्रैक्टिकल यहाँ से रहेगा। तो 2 प्रैक्टिकल यहाँ से, 2 फर्स्ट यूनिट, 2 सेकंड यूनिट और 2 थर्ड यूनिट, 6 प्रैक्टिकल यहाँ से हो गए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपकी 4th एंड लास्ट यूनिट है। इसमें आपको क्रूड डेथ रेट्स, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, कुल मिलाकर के सेंसस आप लोग जानते हैं जनगणना होती है। तो जनगणना में आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और सबको फिल किया जाता है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, घर में बच्चे कितने हैं, ठीक है, और कितने बच्चे हैं। जैसे हॉस्पिटल में भी अब तो अब नियम आ गया है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका तुरंत ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कितने बच्चे साल में, देखिए अलग अलग सरकार जो है अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा हमेशा सैंपल कराती है, सर्वे कराती रहती है और ये चेक करती है, कोशिश यही करती है कि किस वजह से जो है इन्फेंट मोर्टलिटी, यानी कि जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनकी डेथ किस वजह से हो रही है, हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब चेक करने के लिए कोशिश यही की जाती है कि वो सैंपल्स कराते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है कि क्या होता है क्रूड डेथ रेट, ये आपसे क्वेश्चन है, CDR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होती है, IMR क्या होगा, स्टैंडर्ड डेथ रेट यानी STDR आपसे पूछेगा, कंप्लीट एंड ब्रिज एवरेज लाइफ टेबल, ये लाइफ टेबल से देखिए एक तो आपका यहाँ से आ गया क्रूड डेथ रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेथ रेट, इसके अलग अलग पार्ट हैं, उसको हम पढ़ाएंगे अलग अलग। फिर कंप्लीट एंड एवरेज लाइफ टेबल, एवरेज लाइफ टेबल होता क्या है ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, व्हाट इज सिंपल लाइफ टेबल एंड एवरेज लाइफ टेबल। तो एवरेज लाइफ टेबल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें कौन कौन से पार्ट, जैसे कोई टेबल बनती है तो उसमें अलग अलग वेरिएबल्स भरे जाते हैं, तो उन वेरिएबल्स का क्या मतलब उसको आपको देखना है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ फर्टिलिटी, ये तो मोर्टलिटी हो गई, मेजर ऑफ मोर्टलिटी और मेजर ऑफ, इस यूनिट में आपके 2 पार्ट मिलेंगे, 2 क्या 3 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट आपका मिलेगा मेजर ऑफ फर्टिलिटी, एक पार्ट आपको मिलेगा मेजर ऑफ मोर्टलिटी और तीसरा पार्ट आपका मिलेगा लाइफ टेबल से, जिसमें 2 लाइफ टेबल, आपको एक सिंपल लाइफ टेबल और एक एवरेज लाइफ टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो मोर्टलिटी में भी सेम, देखिए इसमें इस यूनिट में फ़ायदा यह है कि आपको ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर भी नहीं है, यूनिट बहुत छोटी है, और अगर आप इसको पढ़ लेंगे यानी कि ऊपर वाला जो है CDR अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो सेम ऐसे मोर्टलिटी यानी कि IMR या जो भी होगा फर्टिलिटी रेट के लिए, कहने का मतलब मेजर ऑफ फर्टिलिटी अगर आप पढ़ लेंगे तो मेजर ऑफ मोर्टलिटी भी आपको आसान लगे, क्योंकि वही चीज़ें हैं, बस केवल क्या है उसमें इसमें डेथ की बात करते हैं और इसमें क्या होता है फर्टिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 यूनिट हैं और इन 4 यूनिट से इसमें भी आपको प्रैक्टिकल जो पूछेगा और CDR के लिए भी पूछेगा और इसके लिए दोनों तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो 2 प्रैक्टिकल आपका इसमें से, यानी कि टोटल 4 यूनिट हैं और 8 प्रैक्टिकल यहाँ से दिख रहा है, और अगर फर्स्ट पेपर में 2 प्रैक्टिकल करा देंगे तो टोटल आपका 10 प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सेकंड पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहने को तो 50 नंबर है, ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स भी यहीं से आ रहे हैं। और हमने पहले बताया कि प्रैक्टिकल आप BSc फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं कैसे कितना इंपॉर्टेंस रखता है। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी होता है और वो 50 नंबर के 8 प्रैक्टिकल अगर इसमें से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेकंड पेपर आपका 100 नंबर का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में 50 नंबर और सेकंड पेपर में 50 की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल कितना हो गया, 150 नंबर का हो गया, 150 मार्क्स का आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिकल के लिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल में भी आपका टोटल अगर 10 प्रैक्टिकल आपसे कराया जा रहा है कॉलेजों में, ठीक है,
तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करके देख लिए होंगे। प्रैक्टिकल होता कैसे है कि आपको 2 या 3 प्रैक्टिकल मिल जाएगा और उस प्रैक्टिकल को आपको करके वहाँ पे आर पे दिखाना होगा, ठीक है। आर का प्रिंट निकलेगा, बाकी चीज़ें आप अपने किताब या फिर जो आपको कॉपी मिलती है वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस पर आपको सब नोट करना होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल है, देखो इंटरनल आपका इसमें जो है 10 या 15 नंबर का लगभग इंटरनल रहेगा, ठीक है। और 2 प्रैक्टिकल आपसे पूछेगा, हो सकता है पार्ट में पूछे तो 3 प्रैक्टिकल आ सकता है, तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और 5 नंबर का यहाँ वाइवा हो जाएगा और ये 15 नंबर इंटरनल। तो कहने का मतलब 50 नंबर टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स का यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब 50 यहाँ है, 50 यहाँ है और 50 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 150 मार्क्स का आपका यहाँ से आ गया। तो 150 मार्क्स का आपका स्टैट्स का, एक सेकेंड, तो 150 मार्क्स का आपका स्टैट्स का पूरा पेपर होना है, ठीक है। जिसमें 50 नंबर का आपका जो है फर्स्ट पेपर है, 50 नंबर का सेकंड पेपर है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। और हर पेपर में हमने बता दिया कि 4-4 यूनिट है और चारों यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोशिश यही करना है कि देखिए फर्स्ट पेपर हमने पहले बताया कि इन्फ्रेंस है, और इन्फ्रेंस आपका आगे के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप जैम देने जाएंगे, चाहे फिर ये आगे आपका जो भी एम होगा, तो उसमें जो इन्फ्रेंस है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये बेस है आपका इन्फ्रेंस का, क्योंकि थर्ड ईयर में भी जो है एडवांस इन्फ्रेंस आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप कोशिश यही करिए कि फर्स्ट ईयर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और सेकंड पेपर में भी जो हमने आपको बताया कि जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट से आपसे प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा और चारों यूनिट से आपका थियरी भी आ रहा है। तो कोशिश यही करना है आपको कि सेकंड ईयर में अभी से सीरियस हो जाइए। देखिए एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें, ठीक है, रिजल्ट चाहे जब भी आएगा, लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपका 18 मार्च से पेपर है। कब से है? 18 मार्च 2024 एग्ज़ाम जो नोटिस है, जो अभी से कैलेंडर आया है यूनिवर्सिटी का, वो जो है टोटल आपका 18 मार्च से स्टार्ट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आज जो है अगस्त ख़त्म हो गया है, यानी कि सितंबर आपके पास है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने मतलब कितना हो गया आपका 120 डेज। कितना हुआ? 120 डेज हुआ, ठीक है। अब आपको इसी में सबका सब पढ़ना है, यानी कि 4 महीने आपके पास बचे हैं बस। क्यों हम 4 ही महीने कर रहे हैं, 4 मंथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सेकेंड ईयर का पेपर अभी जो पढ़ रहे होंगे, थोड़ा बहुत अगर कॉलेजों में पढ़ाया गया होगा या कोचिंग में आप कहीं पढ़े होंगे, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट ईयर में चीज़ें थी उसका डबल आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में टाइम आपके पास कम था, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी बहुत जो है कठिन पेपर नहीं बनाई है। हम देखें पेपर बहुत ईजी आया था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो। लेकिन सेकंड ईयर में आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि सेकंड ईयर में पूरा का पूरा टाइम आपको यूनिवर्सिटी दी है, तो पेपर भी उसी तरीके से बनाएगी। तो आपको मिनिमम 1 से 1.5 महीने आपको रख जाएगा, क्या उसका रिवीजन करने में लग जाएगा। तो दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने आपके पास बचे हैं। 4 महीने में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, और 1.5 महीने में आपको रिवाइज करना है। इस 1.5 महीने में भी आप ये मान के चलिए केवल जनवरी आपके पास है, सिर्फ जनवरी ऐसा रहेगा कि जिसमें आप पढ़ सकते हैं। फरवरी से, अगर मार्च में आपका जो है एग्ज़ाम हो रहा है थियरी का, तो 15 फरवरी से कन्फर्म है कि आप देखे भी होंगे कि इस बार प्रैक्टिकल से जो है स्टार्टिंग में ही हो गए थे। तो 15 फरवरी के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना बचा है, केवल 4 महीने का टाइम बचा है। जो बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि जो भी आप देखिए, अभी जैसे मैथ में हम देख रहे हैं कि मैथ में जो आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा का जो पेपर है, उसमें आप देखेंगे कि एक यूनिट, समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का एक पेपर जितना है, उतना ही अलजेब्रा की एक यूनिट उतना बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। तो उस गलतफहमी में मत रहिए। अभी से अगर आप टाइम दे करके पढ़ेंगे तो सेकंड ईयर का रिजल्ट आप सुधार सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपका आना था वो आ चुका है। अब सेकंड ईयर का रिजल्ट डिपेंड यही करेगा कि आप कितना जो है इस पर टाइम दे रहे हैं और कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको टाइम नहीं मिलना है, ठीक है। तो अभी से लग जाइए। आपके पास 120 दिन बचे हुए हैं, अभी से 120 दिन को, जिसमें मान लीजिए कि अगर जिसमें 4 यूनिट हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं, उसके लिए आपको जो है कितना टाइम मिलेगा, 30 डेज। कितना बचा, 30 दिन, यानी कि एक यूनिट के लिए आपके पास 30 दिन बचा है, ठीक है।
और इसी में आपको पूरा का पूरा यूनिट पढ़ना भी है, इसी में इसके अंशाल भी सॉल्व करने हैं और इसी में आपको इसको रिवाइज भी करना है। 30 टोटल 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो 30 दिनों में आपको क्या करना है, पूरा का पूरे यूनिट को पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं और उसके जो है रिवीजन भी करना है। 30 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। और सोचिए कि जिसका जो है 5, जैसे मैथ में 5 यूनिट्स हैं, अभी 5 यूनिट को आप क्या करना है, 20 से डिवाइड कर दो। 120 को 5 से डिवाइड कर देना है आपको, कितना बचेगा, 2 और 4, यानी कि उससे भी कम। यानी कि यहाँ तो स्टैट्स में तो चलो ठीक है 30 दिन के टाइम है, और भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे केवल 24 दिन का टाइम है, 24 डेज है आपके पास। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि 24 डेज में आपको पूरी के पूरी यूनिट पढ़नी है, उसको समझना है अच्छे से, उसकी नोट्स बनानी है, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, कितना सारा काम है। तो अब आप संडे सैटरडे कुछ मत देखिए और एकदम से खूब मेहनत करिए, अभी से लग जाइए, ताकि दिसंबर आते आते हम कोशिश यही कर रहे हैं, एवरग्रीन एकेडमी में जो ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं, वो कोशिश यही रहेगी कि 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। और टीचर्स उसी स्पीड से चल भी रहे हैं। आप देखे होंगे कि लगभग एक यूनिट सबका जो है ख़त्म हो चुका है। तो जो बच्चे अभी घर पर हैं और इस चक्कर में है कि जो है हमारा रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, तो आपको कवर करने में दिक्कत होगी। सोचिए जो बच्चा शुरू से ही अगस्त से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, उसको कवर करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो 15 दिसंबर तक एवरग्रीन एकेडमी में सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अगर ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं और इलाहाबाद में प्रेजेंट नहीं, तो जल्दी से जल्दी आ जाएँ। सारी क्लासेस आपकी ऑन टाइम चल रही हैं और हमारी अब कोशिश यही रहेगी कि अभी जो भी छुट्टियाँ थी अब निकल गई हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी कल परसों में आ ही जाएगा। तो अब एकदम लग के पढ़ना है। देखिए सेकंड ईयर से आपको कॉलेजों में बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है क्लासेस चलें ना चलें, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छे से बनाना है, ठीक है, तो रेगुलर क्लास चाहिए। आप देख सकते हैं कि अगर किसी यूनिट में केवल 24 दिन बचा हुआ है और कॉलेजों में क्या होता है सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, और सैटरडे संडे अगर बंद रहेगा तो 2 दिन आप इसमें से घटाते जाइए, तो हर महीने कितना गया आपका, 8 दिन हर महीने इसमें से घटता जा रहा है। लेकिन कोचिंगों में क्या होगा, ये जो 2 दिन है इसमें आपको 4-4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे, ठीक है। एवरग्रीन एकेडमी में हर संडे सैटरडे को आपको 4 घंटे 5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, ताकि इस सिलेबस को आसानी से कवर किया जा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पता लगा जनवरी तक हम सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं और आपको रिवीजन का मौका ना मिले, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए अभी से सारे सिलेबस को, सारे पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। तो इसलिए आप कोशिश यही करिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी क्लासेस आकर के ज्वाइन करिए। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है 7678 इस नंबर पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैट्स के जो बच्चे हैं वो तो जो पिछली बार पढ़े थे उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बता दें कि स्टैट्स का 10 प्रैक्टिकल टोटल हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। फैकल्टीज़ हमारी आप लोग जान ही रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं वो पहले से जान रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो जान लें। देखिए फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे ईश्वर सर डिग्री कॉलेज के टीचर हैं। तो फिजिक्स में आपको डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, ठीक है। अब मन्नू सर, देखिए फिजिक्स भी बहुत रोल अदा करेगी, क्योंकि इस बार जो है ईश्वर सर में नए ऑपरेटर्स लग गए हैं, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, अभी से लग जाइए। और संतोष सर, 3 टीचर आपको जो है फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इसी तरीके से मैथ में भी 3 टीचर हैं मैथ्स में, ठीक है। विश्वजीत सर, जो बच्चे परिचित होंगे, जो ईश्वर सर में पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो जान लें कि ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में सर पढ़ाते हैं। तो विश्वजीत सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, सत्यम सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं, सत्यम सर। और तीसरे टीचर आपके जो हैं अवनीश सर पढ़ा रहे हैं आपको मैथ। तो 3 पेपर के लिए 3 टीचर आपको जो है अवेलेबल कराए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि दिसंबर तक 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में 3 टीचर हैं आपके, स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 टीचर हैं। बेस सर आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि ईश्वर सर वाले जो बच्चे हैं सब जानते होंगे। बेस सर जो है HOD में स्टैट डिपार्टमेंट के ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ
मेरा जो मुझे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं जान ले, मेरा नाम पंकज यादव है और पिछले 5 सालों से ठीक है एवरग्रीन एकेडमी में स्टैटिस्टिक्स हम ही पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ाएंगे आपको ठीक है, और एक तीसरे टीचर आपको राहुल सर पढ़ाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं। और साथ में आपको प्रैक्टिकल, यहाँ देखिए प्रैक्टिकल जितने हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल हम अवेलेबल कराएंगे आपको, सारे के सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिसके पास लैपटॉप है वो सिर्फ कोचिंग पे चले आए, उसका सारा का सारा प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में भी हमने कराया था और सेकंड ईयर में भी कराएंगे। प्रैक्टिकल के साथ साथ इसका वाइवा भी हम लोग लेते हैं ठीक है। तो जिसका स्टैट्स में प्रैक्टिकल में नंबर कम आता है और डर लगता है स्टैट्स के प्रैक्टिकल में, वो आ जाएं आपको आर पर ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि इस साल के अंत तक आपको पाइथन तक हम पहुंचाएंगे। आर और पाइथन पे आपको सारी की सारी प्रोग्रामिंग कराई जा रही है। ये तो प्रैक्टिकल तो आपके होंगे ही, साथ में कोशिश यही करनी है कि आपको सेकंड ईयर तक प्रोग्रामिंग खूब अच्छे से आने लगे। इसलिए आपको जो है प्रोग्रामिंग की ही क्लासेस लगातार हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, और CS में आपको 2 टीचर CS में आपको मिलेंगे और वो दोनों टीचर जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो जान ही रहे होंगे। तो CS में आपके प्रज्ञ सर हैं जो कि KB के टीचर हैं, KB केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं ठीक है। वो आते हैं पढ़ाने, प्रज्ञ सर जो कि मास्टर से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है इनका। और चेतन सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, जो कि आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी हम बोल रहे हैं कि देखिए CS का हम जान रहे हैं कि ना तो कॉलेजों में ना यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जबकि हम इसीलिए चेतन सर को प्रोग्रामिंग के लिए लाए हैं, जिनका DU में भी इनका BSc हुआ है, MSc यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आप इनसे C, जावा देखिए C, जावा, पाइथन, R ठीक है, C++, इतनी सारी प्रोग्रामिंग। देखिए जो प्रैक्टिकल आपका होगा वो C पर ही होगा, लेकिन साथ में अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम अगर आप देंगे तो टीचर हम अवेलेबल करा देंगे आपको। C, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, R और C++, इतनी सारी प्रोग्रामिंग जो है पढ़ाने के लिए हमने चेतन सर को लगाया है। और इनका हफ्ते में 3 दिन इनकी क्लास रहेगी, आपको 3 दिन प्रज्ञ सर पढ़ाएंगे ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट खूब अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। शाम का टाइम आपका बैच है मैथ वाले बच्चे हैं ठीक है। केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिल रही हैं, जो कि कॉलेज के ही टीचर महेश सर पढ़ा रहे हैं और साथ में सोमेश सर आपको जो है केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ठीक है। तो जो भी डाउट हो आपको, अभी तक ये सारे टीचर्स आपके कॉलेज के हैं। कुछ लोग जो ईश्वर सर में पढ़ रहे हैं वो सबके सब यहाँ से फैमिलियर होंगे सारे टीचरों से। फिजिक्स में आपको ध्यान ये देना है कि 3 टीचर आपको ईश्वर सर डिग्री कॉलेज से मिल रहे हैं और तीनों के तीनों जो है आपको प्रैक्टिकल में पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी यहाँ से ठीक है। और जैसे मान लीजिए कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कोचिंग में आकर के वही उस प्रैक्टिकल के डाउट क्लियर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्लासेस वीकेंड पे हम लगाते हैं, जहाँ पर मन्नू सर या फिर जो है संतोष सर आपको प्रैक्टिकल की क्लासेस सैटरडे या संडे में देंगे। क्योंकि सेकंड ईयर में आपका क्या है, लाइट का प्रैक्टिकल है ठीक है। जो फर्स्ट पेपर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें लाइट के प्रैक्टिकल हैं, और लाइट के जैसे अगर आपको 10 प्रैक्टिकल करने हैं उसमें से लगभग 6 प्रैक्टिकल लाइट के मिलेंगे। और लाइट के प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऑपरेटर्स को यूज़ तो करना जान भी जाओगे, फिर उसमें फ्रिंज बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है। तो बिना टीचर की हेल्प के आप लोगों को बहुत मुश्किल आएंगी। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि आपको अभी से लग करके प्रैक्टिकल जल्दी हो सकता है 10 सितंबर तक आपको प्रैक्टिकल अलॉट होने लगे। तो अभी से आप लग जाइए। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या होगा वो आप पेपर दे करके जान चुके होंगे ठीक है लगभग लोग। क्योंकि देखिए अभी BA सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, BCom का रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे जो है पास हो रहे हैं वहाँ पर ठीक है। परसेंटेज इस बार पास होने का बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी जो है रिलीफ दिया गया है। पेपर जो कॉपी चेक हुई है, ऐसा नहीं है, इस मेंटलिटी से नहीं चेक किया गया है कि फेल किया जाए आपको। मैक्सिमम बच्चों को पास किया जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी की मेरिट भी सुधर जाए ठीक है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि फर्स्ट ईयर का सोचना बंद कर दीजिए, आप सेकंड ईयर का रिजल्ट बनाने के लिए अभी से लग जाइए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। एवरग्रीन एकेडमी हमेशा आपके साथ जो है खड़ी है। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, हमारा जो है
व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप वहाँ क्वेश्चन भेजेंगे तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल हमने बता ही दिया कि स्टैट्स और कंप्यूटर के दोनों प्रैक्टिकल आपको कोचिंग पे सारे के सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, वाइवा साथ में कराया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी अगर आपको नॉलेज चाहिए होगा आर, पाइथन, सी, जावा, इन सब का प्रोग्रामिंग का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे के सारे पेपर 15 दिसंबर, ये डेट नोट कर लीजिए, 15 से 16 नहीं होगा, 15 दिसंबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको करना क्या है, 15 दिसंबर से लेकर के 1.5 महीने यानी कि 30 जनवरी तक क्या करना है, 30 जनवरी तक, या इसको मान के चलिए कि 15 फरवरी तक आपको रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी मान लीजिए जो बच्चे अभी लेट जुड़ रहे हैं, जिनका अगस्त में कुछ छूटा हुआ है, उनके पास ये बाद में जो है 2 महीने बचे रहेंगे, क्योंकि उस समय आपका प्रैक्टिकल का भी बर्डन बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में आप देखे होंगे कि लास्ट के टाइम पे प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल हो गया, सारा प्रैक्टिकल, उसका भार आ जाता है। तो वहाँ पे आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और साथ में आपको जो भी क्लासेस ऑफलाइन मिल रही हैं, जो बच्चे ऑफलाइन हमारे यहाँ कोचिंग करेंगे उनको हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जिसका जो अगर मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, किसी क्लास को आप मिस कर रहे हैं, तो उस क्लास की जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऑफलाइन आप जितना से जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप आकर के ऑफिस में मिल सकते हैं। फिर से नंबर आप नोट कर लीजिए, 7678900452। इस नंबर पर आप जो है कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको हमेशा हेल्प जो है मिल जाएगी। कुछ भी आपको अगर पूछना है, फर्स्ट ईयर का एडमिशन भी होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन से रिलेटेड भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा ईश्वर डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टैट्स का सिलेबस हमने आज आपको डिस्कस किया। आगे अब आपको रेगुलर वे में स्टैट्स बीएससी सेकेंड ईयर का जो है यूनिट वाइज हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि ये 15 दिसंबर के पहले आपको ऑनलाइन भी पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी कोई भी समस्या हो तो एवरग्रीन एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है, आप आकर के किसी भी समय जो है ऑफिस में आकर के मिलिए और अपनी समस्या को बताइए, हम लोग बिल्कुल आपके लिए तैयार खड़े हैं, ठीक है। ओके, बाय।